तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 मई के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। वैसे तो यहाँ पे आपको 5 न्यूज़ेस नजर आएंगी, लेकिन इनमें से मैं 4 न्यूज आपके लिए कवर करने वाला हूँ। कौन कौन सी न्यूज? तो मोदी बाइडेन की मीटिंग में क्या होने वाला है, टोक्यो में मोदी जी गए, वहां पे एजेंडा क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवन, यूएसए के, उन्होंने बोला है कि ह्यूमन राइट्स के मुद्दों को लेके ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया को टारगेट करते हैं, हम सारी कंट्रीज के साथ सिमिलर बिहेवियर करते हैं, इंडिया इज वन ऑफ देम। फिर भाई, केंद्र की सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपया खत्म करेगी महंगाई से लड़ने के लिए। और फाइनली, जो रिसेंटली पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि ये पूरा का पूरा खर्चा केंद्र के ऊपर आएगा। राज्य की सरकारों के साथ जो टैक्स शेयर किया जाता है उसमें हमने कोई कटौती नहीं की है। तो इन 4 न्यूज़ेस को डिटेल में देखेंगे। कृष्ण जन्मभूमि केस को मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन में अवेलेबल करवा दूंगा। हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन क्लिक करके हेल्प करें। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, जियोपार्डी। जियोपार्डी मतलब डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। कुछ लॉस हो सकता है, कुछ हार्म हो सकता है, कुछ फेलियर हो सकता है, इसको आप बोलते हो जियोपार्डी। जैसे डेंजर अराइजिंग फ्रॉम बीइंग ऑन ट्रायल फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, मतलब आप क्रिमिनल ऑफेंस आपने किया है, उसका आपके ऊपर ट्रायल चल रहा है और आपको फाइनली कुछ बड़ी सजा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द क्राइम दैट यू हैव कमिटेड। फिर देखो क्या लिखा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग इनोसेंट लाइफ्स इन जियो पार्टी। मतलब इनोसेंट लाइफ्स को खतरे में डाल दिया उसने, जियो पार्टी में डाल दिया। तो जियो पार्टी में तो समझ गए ना, खतरा, कुछ नुकसान हो जाना, ये फेल हो जाना किसी चीज में। चलिए पहली न्यूज, सेंटर फुल्ली बियर्स फ्यूल टैक्स कट बर्डन सेज निर्मला सीतारमन। हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने बोला कि जो अभी पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं उसका पूरा का पूरा खर्चा हमने उठाया। चाहे आप बात कर लीजिए नवंबर 2021 के जो दाम कम हुए थे, और चाहे अभी जो रिसेंटली 9 और 10 रुपए दाम कम किए गए, जो कि मैंने कल के करंट अफेयर्स में आपके साथ बात की। देखिए, कल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको पी चिदम्बरम साहब का एक स्टेटमेंट भी बताया था। पी चिदम्बरम साहब ने बोला कि एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है केंद्र की सरकार, और इस एक्साइज ड्यूटी में 1 रुपए अगर टैक्स आता है तो 59 पैसा केंद्र के पास जाता है, 41 स्टेट्स के पास जाता है। हालांकि बाद में पी चिदम्बरम साहब ने अपनी मिस्टेक को माना और उन्होंने बोला कि यार, ये एक्साइज ड्यूटी नहीं, ये तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कम हुआ है, जो कि पूरा का पूरा केंद्र की सरकार के पास जाता है। अब समझिए, जब पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो एक चीज होती है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, एक होता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, एक होता है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एक होता है एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। इसमें से जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है वो राज्य की सरकारों के साथ भी शेयर की जाती है। लेकिन स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ये पूरा का पूरा किसके पास आता है? केंद्र की सरकार के पास आता है। तो निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि नवंबर 2021 में जो कट्स हुए थे, जिसमें 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम कम किए गए थे, 10 रुपए प्रति लीटर डीजल के दाम कम किए गए थे, वो कमी हुई थी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस में। मतलब पेट्रोलियम टैक्सेस में रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जो कि पूरा का पूरा केंद्र की सरकार के पास जाता है, वो कम किया गया है। हमने राज्यों का कोई भी हिस्सा कम नहीं किया है। और अभी के लिए जो कट हुए हैं वो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी से हुए हैं, ऐसा यहां पर क्लैरिफाई किया गया। क्योंकि देखिए, ऑल इंडिया जो अपोजिशन पार्टीज के एमपीज हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर पलनीवेल थियागराजन, इन्होंने भी बोला कि भाई, केंद्र की सरकार कुछ बातचीत ही नहीं कर रही है। पहले तो इन्होंने पेट्रोल के ऊपर 23 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए, डीजल के ऊपर 29 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के ऊपर 250% दाम बढ़ाए गए हैं, डीजल के ऊपर 900% दाम बढ़ाए गए हैं 2014 से। अब ये 50% दामों को कम करके बोल रहे हैं कि राज्य की सरकार अपने टैक्सेस को कम करे। तो त्यागराजन ले लीजिए, चिदम्बरम ले लीजिए, अपोजिशन के लीडर्स कहीं ना कहीं सेंटर को पुश बैक कर रहे हैं। और इस समय में जब महंगाई बढ़ रही है तो सेंटर बहुत तेजी से टैक्सेस को कम कर रहा है पेट्रोल डीजल के ऊपर, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है राज्यों से कि वो भी टैक्सेस को कम करेंगे। लेकिन अपोजिशन रूल स्टेट्स टैक्सेस कम नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि इसी से थोड़ी बहुत कमाई हो रही है, अगर हम ये भी कम कर देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा कहां से? ठीक है। तो केंद्र की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि देखिए भाई, जो भी हमने टैक्सेस के दाम यहां पे कम किए हैं पेट्रोल के ऊपर, उसका पूरा का पूरा बर्डन केंद्र की सरकार के ऊपर आ रहा है। हम राज्यों का कोई भी पैसा यहां पे नहीं काट रहे हैं। और लगभग अगर आप देखो तो नवंबर में जो कट्स हुए थे और अभी जो रिसेंटली कल कट्स हुए हैं, उसके चलते पूरी केंद्र की सरकार को 2,20,000 करोड़ रुपए एक साल में कम मिलेंगे। तो इतनी बोरोइंग केंद्र की सरकार को मार्केट से करनी पड़ सकती है, जिसके भी अपने खुद के निगेटिव इफेक्ट्स हों।
अच्छा, पॉलिटिक्स वाले स्टेटमेंट यहां पे क्या है भाई? 2014 से लेके 2022 जिसमें बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी का ये बोलना है आरबीआई डाटा के हिसाब से कि हमने 90.9 लाख करोड़ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर किया है। वही अगर आप 2004 से लेके 2014 तक का डेवलपमेंटल डाटा देखो, जिसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार रही थी कांग्रेस की, उसमें 49.2 लाख करोड़ डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इस प्रकार के स्टैटिस्टिकल डाटा को आंसर में मत लिखिएगा। इससे फिर क्या है ना कि आपका एक पॉलिटिकल व्यू पॉइंट दिखेगा, बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आओगे। अब पेपर चेकर किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का है ये आपको पता नहीं। हो सकता है बीजेपी का सपोर्टर हो तो आपको नंबर दे दे, कांग्रेस का सपोर्टर हो आपका नंबर काट दे, इसलिए इस प्रकार के पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बचिए। सेस क्या होता है? सेस इज बेसिकली टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है ना? सेस इज नॉट प्रॉपर टैक्स। टैक्सेस से अलग जो चीज, जो पैसा आपसे चार्ज किया जाता है उसको आप बोलते हो सेस। और सेस पूरा का पूरा कहां जाता है? केंद्र की सरकार के पास। जैसे स्वच्छ भारत सेस केंद्र की सरकार के पास, मतलब सेस जब लगता है तो पूरा का पूरा केंद्र की सरकार के पास जाता है। ओके। अच्छा, चाहे सेस हो चाहे नॉर्मल टैक्स हो, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी होगी, जीएसटी हो गया, ये सब भी कंसोलिडेटेड फंड में जाता है और पार्लियामेंट के अप्रूवल के साथ राज्यों में और केंद्र में बढ़ जाता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से। जो सेस है वो भी कंसोलिडेटेड फंड में जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अप्रूवल से उसको प्रॉपर जगहों पे खर्च कर दिया जाता है मनी बिल पास करके। जिस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है पीएम मोदी तो अटेंड यूएस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान लॉन्च्ड इन टोक्यो। देखिए, मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे और बातचीत करेंगे यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन के साथ। और कल से आप न्यूज भी एक वायरल सुन रहे होंगे कि जोसेफ बाइडेन साहब यूक्रेन वॉर को लेकर और रशिया के मुद्दे को लेकर डायरेक्टली कन्फ्रंट करेंगे मोदी जी को। हालांकि मोदी जी तैयार है, मोदी जी के साथ उनकी खुद की एक टैलेंटेड ब्यूरोक्रेट की पूरी टीम है, सीजन पॉलिटिशियन है। तो ज्यादा कन्फ्रंटेशन से होना नहीं, जो सस्टेन्ड स्टांस रहा है फॉरेन पॉलिसी की फील्ड में इंडिया का, वही रहने वाला है आगे। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाएगा टोक्यो में। ये एक यूएसए का इनिशिएटिव है ट्रेड पार्टनरशिप को लेकर, और इंडिया ने बोला है कि हम इस ट्रेड पार्टनरशिप में बातचीत में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब समझिए, मोदी जी इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट करेंगे, यूएस का जो प्लान है उसको सुनेंगे, और कल की डेट में अगर ये प्लान इंडिया के हित में लगता है, इंडिया को समझ में आता है, तो इंडिया इस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को ज्वाइन भी कर सकता है। अभी के लिए इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि हम इस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को ज्वाइन करेंगे। हाँ, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा इंडिया, तो उसके ब्रॉड कॉन्टर्स को समझने की कोशिश करेगा, और अगर सही लगा तो उसको ज्वाइन भी कर सकता है। अब ये पर्टिकुलरली जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, इसको बताया जा रहा है कि भाई ये जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसके काउंटर की तरह काम करेगा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के काउंटर की तरह काम करेगा। आरसीईपी और टीपीपी दोनों में चाइना है। हालांकि ऑफिशियल्स ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसकी मेंबरशिप हम वाइड रखने की कोशिश करेंगे, ऐसा यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन ने बोला है। अमेरिकन वर्कर्स को यहां पे सेंटर में रखा जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस किया जाएगा, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन पे फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा, रेजिलियंट सप्लाई चेन पे फोकस किया जाएगा। इंडिया ने, जैसा मैंने आपको बताया, फ्रेमवर्क ज्वाइन करेगा नहीं करेगा इस बारे में कुछ भी नहीं बोला है। हालांकि हमारे डेलीगेट्स इस नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करेंगे इसके काउंटर्स को एसेस करने के लिए। फिर आप देखो, मोदी जी टोक्यो पहुंचे, वहां पे जापानीज बिजनेस लीडर के साथ मिलेंगे, एनईसी कॉर्पोरेशन के हेड के साथ, यूनिक्लो गारमेंट, सुजुकी मोटर, सॉफ्ट बैंक ग्रुप, इन सब के साथ मिलेंगे। फिर बाइडेन साहब के साथ मिलेंगे, जापानीज लीडर्स के साथ मिलेंगे। क्वाड का यहां पे एक समिट होगा, बाइलेटरल टॉक्स हो सकते हैं क्वाड्स के लीडर के। ठीक है भाई। फिर क्वाड की जो बातचीत होगी, वहां ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ और मुद्दे हैं जो सामने आ सकते हैं। यूक्रेन का मुद्दा सामने आएगा, रशियन एग्रेशन का मुद्दा सामने आएगा, फूड सिक्योरिटी का मुद्दा सामने आएगा, वैक्सीन इनिशिएटिव का मुद्दा सामने आएगा। फिर ताइवान को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑब्जर्वर बनाने का मुद्दा सामने आएगा। ये सारे मुद्दे भी यहां पे सामने आने वाले हैं। ठीक है ना? इंडो पैसिफिक रीजन को लेके इंडिया की पॉलिसी कंसिस्टेंट रही है, रशिया को लेके ज्यादा कुछ इंडिया बोलता नहीं है, यहां पे भी ज्यादा बोलने वाला है नहीं। हाँ, ये जो इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट बैन लगाया है, इसके ऊपर भी मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे डिस्कशन होगा। कहीं ना कहीं इंडिया के वीट एक्सपोर्ट बैन हिट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज को। हालांकि ये वेस्टर्न कंट्रीज खुद पहले एक्सपोर्ट करती थी, अब एक्सपोर्ट नहीं कर रही, इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रही है। ये सब बातें यहां पे आएंगी। वीट एक्सपोर्ट बैन को लेके आज के द हिंदू एडिटोरियल में 2 आर्टिकल्स हैं, तो आज का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन जरूर देख लेना दोस्तों। फिर देखिए, ओवरऑल अगर आप देखो तो मिस्टर क्वात्रा कौन है? विनय क्वात्रा तो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब। इन्होंने क्या बोला कि भाई देखिए, इंडिया की जो पॉलिसी है यूक्रेन को लेके, इसके ऊपर पूरी दुनिया में पूरी अंडरस्टैंडिंग है, अप्रिसिएशन है। यूरोप की और
इवन यूनाइटेड स्टेट्स बहुत हद तक यूक्रेन के ऊपर जो इंडिया की पॉलिसी है उसको समझता है। और रही बात वीट एक्सपोर्ट बैन की, तो इंडिया की फूड सिक्योरिटी इंडिया के लिए पैरामाउंट है और हम ऑन अ केस टू केस बेसिस वीट एक्सपोर्ट को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना भाई। फिर भाई देखिए, मिस्टर विनय क्वात्रा ने बोला कि क्वाड एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करेगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 24 मई को, और ओवरऑल इस पैंडेमिक के दौरान जो भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है, ठीक है ना, उसको हम टैकल करेंगे, वैक्सीन कॉन्फिडेंस को पूरी दुनिया में बढ़ाने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। प्लस एक और मुद्दा है कि भाई यूएस मेड जो वैक्सीन है, पहले बातचीत हुई थी क्वाड के अंदर कि यूएस मेड वैक्सीन को इंडिया अपने देश में बनाएगा और जापान ऑस्ट्रेलिया की मदद से पूरी इंडो पैसिफिक कंट्रीज में बांटेगा। अब ये जो पर्टिकुलर प्लान बनाया गया, प्लान ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे कराना है, रेगुलेटरी इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना है, इसके बारे में भी यहां पे बातचीत होगी। और ताइवान को लेके, ताइवान का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात को लेके ऑस्ट्रेलिया ने, यूएस ने और जापान ने ओपनली फेवर में बोला है। इंडिया ने अभी तक इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेट्स सी यहां पे इंडिया स्टेटमेंट देता है नहीं देता है, न्यूट्रल रहता है, हम अभी कह नहीं सकते। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, कल भी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बातचीत की थी कि देखिए, इंडिया बहुत हद तक वोकल है यूरोप के प्रति, इंडिया बहुत हद तक वोकल है यूएस के प्रति। कई बार क्या होता है कि इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि आप चाइना के प्रति इतने वोकल क्यों नहीं है, आप चाइना के अगेंस्ट ज्यादा कुछ क्यों नहीं बोलते हो। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज जो कि बहुत हद तक इकोनॉमिकली और मिलिटरली इंडिया से इंफीरियर है, वो तक चाइना के अगेंस्ट बोल देती है, इंडिया नहीं बोलता। देखिए उसकी एक वजह है, हम एक ट्रबल्ड नेबरहुड में रहते हैं, हम बहुत पास रहते हैं चाइना के, चाइना के साथ हमारा एक बहुत बड़ा वल्नरेबल बॉर्डर है जहां पे चाइना ऑलरेडी इंक्रोचमेंट कर रहा है। बहुत हद तक ये जो चाइना की स्ट्रेटजी है कि बॉर्डर पे इंडिया को बिजी रखो, इकोनॉमिकली इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखो, इसके चलते इंडिया के इकोनॉमिक चॉइसेस अभी बहुत लिमिट हो गए हैं। हम बहुत हद तक अपनी डिपेंडेंस को चाइना के ऊपर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार हम ये कहने में सक्सेसफुल रह जाते हैं, हम डेफिनेटली चाइनीज प्रेशर को टैकल कर पाएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट है, यूएस डजंट सिंगल आउट इंडिया ऑन ह्यूमन राइट्स, एनएसए सुलिवन। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने यहां बोला है कि असल में हुआ ये कि जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सुलिवन, ये फ्लाइट पकड़ रहे थे टोक्यो आने के लिए, और वहां पे एक रिपोर्टर ने इनसे सवाल पूछ दिया कि साहब आप इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात करते हैं इंडिया के साथ, मोदी जी के साथ, आप डिफेंस रिलेशन की बात करते हैं, और ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस और माइनॉरिटीज की टारगेटिंग को लेके भी आप इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, तो आपका स्टैंस क्या है। तो यहां पे जेक सुलिवन ने बोला कि देखिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात अगर की जाए, ह्यूमन राइट्स एब्यूसेस की बात की जाए, तो हम इसके लिए जो पैमाने रखते हैं, जो पैरामीटर्स रखते हैं, वो सारी दुनिया के लिए सेम रखते हैं। हम अमेरिकन वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से चलते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से चलते हैं, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलते हैं, और उस हिसाब से हम अलग अलग कंट्रीज के ऊपर स्टेटमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया को स्पेसिफिकली सेलेक्ट करके इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, नहीं। ये बोला यहां पे जेक सुलिवन, मतलब जेक सुलिवन साहब ने कहा है कि भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें इंडिया से कोई दुश्मनी है और ये ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को लेके हम इंडिया को ही बोल रहे हैं, हम हर उस कंट्री को बोलते हैं ह्यूमन राइट्स के मुद्दे को लेके जो हमें लगता है कि हाँ भाई डेमोक्रेटिक तरीके से अपना काम नहीं कर रही है। हम अमेरिकन वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं, ना कि किसी एक सिंगल कंट्री को पॉइंट आउट करते हैं, ऐसा यहां पे बोला गया है। अब ओवरऑल देखा जाए तो बायलेटरल टॉक्स होगी यहां पे यूएस और इंडिया के बीच में। जेक सुलिवन साहब हमारे डोवाल साहब से बात करेंगे, जयशंकर साहब से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहां पे इन्वॉल्व होंगे। लेट्स सी यहां पे बातचीत में क्या निकल के आने वाला है। जीएस पेपर 2 इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट में न्यूज काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, सेंटर मस्ट स्पेंडिंग ओवर 2 लाख करोड़ टू फाइट इन्फ्लेशन। केंद्र की सरकार ने बोला है कि महंगी, मतलब बढ़ती महंगाई को टैकल करने के लिए हम 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, $26 बिलियन खर्चा करेंगे 2022-23 फिस्कल ईयर में। मतलब खर्चा कैसे करेंगे, लिक्विडिटी बढ़ाएंगे क्या मार्केट में, लिक्विडिटी बढ़ाएंगे तो महंगाई और बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ाने की बात नहीं हो रही दोस्तों, सब्सिडी बांटने की बात हो रही है, वेलफेयर बेनिफिट्स बांटने की बात हो रही है। जो चीजें मार्केट में महंगी हो रही उनको सस्ता करने की बात हो रही है। जैसे मार्केट में इस समय पे फर्टिलाइजर के दाम महंगे हो रहे हैं, तो फर्टिलाइजर के दाम को महंगा होने से रोकने के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो इसमें क्या सरकार का खर्चा कम होगा, या तो सरकार का खर्चा ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए 2.15 लाख करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है केंद्र की सरकार। ऐसा कहा जा रहा है कि 50,000 करोड़ सब्सिडी और देगी यहां पे, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के जो दाम है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं, और उसको टैकल करने के लिए सरकार को यहां पे पैसा खर्चना पड़ेगा। अभी रिसेंटली ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़ा कम कर रही है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को कम कर रही है। अब उससे होगा क्या,
कि सरकार की 1 लाख करोड़ की इनकम कम हो सकती है। और नवंबर 2021 में जो कट किया था 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 10 रुपए प्रति लीटर डीजल, उससे 1 लाख 20 हजार का, और मतलब टोटल इस समय पे सरकार की 2 लाख 20 हजार करोड़ की कमाई थोड़ी कम हो चुकी है। अब उसके ऊपर सरकार 2 लाख करोड़ रुपया और उधार उठाएगी इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। मतलब एक चीज के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। 2022-23 के लिए जो हमने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 6.4% रखा था, वो ब्रीच हो सकता है। सोचिए क्या एक समय पे इंडिया का टारगेट था कि हम 3%, 3.5% लेके आएंगे इंडिया की फिस्कल डेफिसिट को, और अब हम कहां पहुंच गए हैं भाई? 3%, मतलब 6.4% पे वो भी क्रॉस होता नजर आ रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार का टारगेट है कि 14.31 लाख करोड़ बोरो करेंगे, और ये बोरोइंग के थ्रू हम इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन्फ्लेशन को रोकना बहुत जरूरी है। अगर एक लिमिट से ज्यादा महंगाई बढ़ गई तो लोग त्राहिमाम करने लगेंगे। श्रीलंका में क्या हो रहा है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि फिर आपकी तनख्वाह का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यार। अगर एक साल में मान लीजिए कोई एक इंसान 28 हजार रुपए प्रति महीना कमाता है, तो प्रैक्टिकल टर्म्स में देखोगे तो अगले साल तक उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। 29 हजार, 30 हजार, ज्यादा ज्यादा 31 हजार हो जाती है। आज की डेट में एम्प्लॉयर्स तनख्वाहें उतनी तेजी से नहीं बढ़ा रहे हैं, तो तनख्वाह धीमे धीमे बढ़ रही है। और यार इन्फ्लेशन आपका 7%, 8% पहुंचा हुआ, तो इन्फ्लेशन को अरेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इन्फ्लेशन अरेस्ट नहीं हुआ, सच में यहां पे त्राईमाम मच जाएगा। इसी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सरकार खर्चा कर रही है। पेट्रोल के दाम कम किए तो उसका जो पैसा कम होगा वो सरकार को मार्केट से उठाना पड़ेगा। फर्टिलाइजर के दाम कम पड़ेगा। मतलब ये 2 लाख करोड़ वेलफेयर बेनिफिट्स में सरकार लोगों को बांटेगी, ताकि थोड़ा महंगाई लोगों के लिए सरकार कम कर सके। लेकिन इस प्रकार के जो तरीके होते हैं वो अनसस्टेनेबल होते हैं। लॉन्ग टर्म में हमें सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए, और हो सके तो ज्वाइन हो सुपर थैंक्स बटन।